वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट में शगुफ्ता यास्मीन। मेरे साथ यहाँ पर खलील नजमी साहब मौजूद हैं और बहुत अच्छी बातें हम इनके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन अभी बातें खत्म नहीं हुई क्योंकि इनकी वर्किंग भी खत्म नहीं हो रही। कोई ना कोई नई चीज, कोई ना कोई नई बात, और माशाल्लाह इतने सारे काम एक वक्त में करना और उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। और जो इनका मेन वर्क है, जो कार्विंग का इनका मेन वर्क है, ये तो बहुत ज्यादा टाइम मांगता है और इसमें एक लगाव और एक कहने मन के साथ काम करना पड़ता है, तो वो चीज जो है वो बोलती है। हम कहते हैं, हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास अब जिस तरह आपने कहा कि जगहें नहीं है। अब जब स्टूडेंट्स को कहीं लेके जाना होता है, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स को या फैशन के स्टूडेंट्स को या टेक्सटाइल के स्टूडेंट्स को, तो हमारे पास ले दे के वो एक मकली है जहाँ पे वो बेचारे चले जाते हैं और वही नक्शो निगार बनाकर आ जाते हैं। तो अब आप देखिए कि हमारे पास मटेरियल की कितनी कमी है। यहीं से जो बात मैं करना चाह रही हूँ वो ये करना चाह रही हूँ कि आपके पास इतना टैलेंट है, आप इतना अच्छा वर्क करते हैं, तो आप लेक्चर्स क्यों नहीं डिलीवर करते? चाहे आप रोजाना मत करें, हफ्ते में एक दिन, ताकि जो न्यू कमर्स हैं, जो ये काम करना चाह रहे हैं, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। शगुफ्ता यूं है कि मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि अपना जो टैलेंट है उसको पास ऑन करूँ यंगर जनरेशन को, एंड आई वुड लव टू डू दैट। और आपने इसकी तरफ मेरी तवज्जो दिलाई है। देखूंगा मैं, कोई अगर ऐसा मौका मिलता है तो मुझे इसमें हार कोई नहीं, सही जरूर करना चाहूंगा मैं। सही। और मेरे ख्याल से जो इदारे हैं हमारे, और हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि आप लोगों को जो है ना वो ढूंढते नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, एक से एक अच्छा से अच्छा काम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आप पर फाइंड आउट करने की जहमत ही नहीं करते। तो आप लोग ऐसे लोगों को, मेरे ख्याल से आप लोगों को तो इन्वाइट करना चाहिए, एज अ गेस्ट स्पीकर इन्वाइट करें, और जो इनके पास कहना चाहिए, जो ये कहना चाहिए खजाना, मैं इसको खजाना कहती हूँ, ये चीजें इसको शेयर करवाएं। आपके इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और कम से कम अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की हेड होती तो मेरे ख्याल से जितना टैलेंट होता ना, मैं बारी बारी सबको बुला बुला के, क्योंकि जितना स्टूडेंट को दे उतना कम है। और हमारे यहाँ का वर्क दिखाएं। हमारे स्टूडेंट कहता है हमारे बड़ों का वर्क क्या है, वर्क तो बहुत ही दिखाते ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि जैसे आपका प्रोग्राम है और आपके जैसे और दूसरे चैनल्स पे भी जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं इस पैटर्न के ऊपर, तो उसमें जो लोग इनवाइट किए जाते हैं वो बहुत ढूंढ ढांड के आप लोग निकालते हैं, तो बड़ी एफर्ट इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। मेरा ख्याल ये है कि जो सरकारी इदारे हैं जिनका उनको चाहिए कि इस किस्म के प्रोग्राम्स पे नजर रखें, और अगर किसी फील्ड से रिलेटेड कोई इंडिविजुअल उनके सामने आता है आपके प्रोग्राम्स के तवस्सुस से, तो उनसे फायदा उठाएं। बिल्कुल उठाना चाहिए। और ये हम कहेंगे हमारे यहाँ का एक मतलब अलमिया है कि आप लोग टैलेंट को इस तरह से जाया कर रहे होते हैं, इस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते। अच्छा है तो है, ठीक है, किया है, ये कोई बात नहीं हुई। उस चीज को इम्पोर्टेंस देना सीखें। जिस तरह से खलील साहब ने कहा कि चीज रखी बनी हुई है वहां पे और देख के अफसोस हो रहा है, ना उसको स्पॉटलाइट डाली उस पे, ना कुछ, और बस जिसने बनाया बना दिया होगा। इम्पोर्टेंस नहीं है किसी चीज की, ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत आप देखिए तो बहुत ही कीमती म्यूरल है वो, बिल्कुल बहुत ही कीमती म्यूरल। हाँ। बल्कि मैं तो कहता हूं कि उसकी अगर हो सके तो उसकी कॉपीज बना के लगवानी चाहिए और दूसरी जगहों पे। यहाँ तो लगा हुआ ही है, मगर आप और जो मुल्क में लोग हैं वो कराची आके तो नहीं देख सकता हर कोई। सही तो बात है। आप कम से कम जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं वहां पे स्टेट बैंक अपने ऑफिसेस में लगा सकता है इसको। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स। मेरे ख्याल से पॉजिटिव एक्टिविटीज में अगर लोगों को इन्वॉल्व कर दिया जाए तो जो नेगेटिव दिमाग चलता है ना, ये काफी हद तक माइनस हो जाएगा, काफी हालात हमारे सुधर सकते हैं। अब टाइम शॉर्ट है तो उसमें मैं दो चीजें आपसे पूछना चाहूंगी। वैसे तो आप बहुत ज्यादा मसरूफ रहते हैं, लेकिन फिर भी इसके अलावा कोई और शौक आपका जो आप काम करते हो, खामोशी से बताते हैं ना? मैं एक NGO है शोकेस के नाम से, अच्छा, और उसका हिस्सा हूँ, और उसमें बहुत ही मामूली हैसियत से मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है। बेसिकली हम काम करते हैं उसमें जो ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते हैं उसके लिए। आप जानती हैं कि जो नशे की बुनियाद पड़ती है वो सिगरेट से पड़ती है। मेरी 30 साल की पुरानी हैबिट थी
स्मोकिंग की। अच्छा। जिसको मैंने पिछले साल जो है मैंने तर्क किया है, और वो भी इसी वजह से कि एनजीओ का हिस्सा होने के साथ ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जहां मैं किसी को कह रहा हूं कि नशा बुरा है, तो कम से कम खुद भी उस राह पे ना चले। तो हम स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह में लेक्चर्स देते हैं वहाँ, और बच्चों को बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो हैं उसमें नशे की इन्वॉल्वमेंट होती है और उनसे बचें किस तरह से। ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि आजकल तो बच्चों को ही सेव करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप, क्योंकि जो लग चुके हैं नशे पे, आप उन्हें तो वापस लाना नामुमकिन है एक लिहाज से। और एक वक्त था कि जब हम सोचते थे कि नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, हाँ पड़ोसी के साथ हो गया तो ठीक है, हमारे साथ नहीं हो सकता। मगर अब तो सूरत हाल ये है कि कमोबेश हर खानदान में एक आध एडिक्ट जरूर है, और वो इतना बड़ा नासूर है कि एक एडिक्ट उस पूरी फैमिली को लेके बैठ जाता है, डैमेज कर देता है, यानी उसके फाइनेंसेस को, उनके सुकून को, हर चीज को वो तबाह बर्बाद कर देता है। एक आदमी का नशे में मुब्तला होना इतना बड़ा, आप समझिए कि किसी खानदान के लिए नुकसान बन सकता है। बहरहाल अल्लाह सबको बचाए ऐसी चीजों से। और इसके जो खानदान इसलिए डैमेज हो जाता है खलील साहब, वजह ये होती है कि घर में जाहिर है बहनें भी हैं और बहुत सारे हमारी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं। अब एक आदमी की वजह से वो सब सफर कर रहे होते हैं। जी, असल में वो क्या होता है कि जैसे एक शख्स पानी में डूब रहा है, अच्छा अगर आप उसे बचाने की कोशिश करेंगे, उसे तैरना नहीं आता है, तो सबसे पहले वो करेगा ये कि बचाने वाले से ही चिमट जाएगा, हाँ, आप ही को और उसी को लेके डूब जाएगा। तो वो नशे वाले की कैफियत ऐसे ही होती है कि सब उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो सबको लेके डूब जाता है। सही बात है। बहरहाल चलिए, ये तो बहुत अच्छा एक काम है, और ये जो आप वर्क कर रहे हैं, मतलब इसका, और लोगों को उस चीज की अवेयरनेस दे रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये आज के दौर में बेइंतहा। क्योंकि अब जो लड़के तो लड़के, अब तो लड़कियां भी ड्रग्स की एडिक्ट हुई हुई हैं और बड़े मजे से खुलेआम पी रही होती हैं, और मतलब कोई रोकता भी नहीं है, देखता भी है तो ठीक है। एग्जैक्टली, लोग कहते हैं फॉर किक सेक, मतलब लिया जा रहा है, जस्ट फॉर फन स्टार्ट होता है। फन, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और ये चीज फिर खराब से खराबतर होते चली जाती है। बहरहाल बुरी चीज तो बुरी है, उसके नुकसान जो होते हैं वो हम सब देखते हैं क्या होता है, पूरी फैमिलीज में भी आते हैं, अपना आप भी डैमेज हो जाता है। जो नशा करता है उसकी बॉडी में कुछ बचता ही नहीं है, वो होता ही नहीं ना दुनिया में, प्रेजेंट ही नहीं है, वो तो गया काम से, दूसरी दुनिया का सफर कर रहा होता है। वो उसकी अपनी दुनिया होती है, अपनी चार दीवारी होती है, उससे किसी की परवाह नहीं होती, इमोशंस खत्म, सब खत्म, कुछ नहीं होता उसके पास। समझ लें एक चलती फिरती लाश है जो घूम रही है, सांस आ रही है इसलिए वो घूम रही है। अच्छा, ये तो चलें, आपका एक ये वर्क हो गया। अब जल्दी से हमें ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आगे क्या करने वाले हैं? शगुफ्ता यूं है कि मैंने एक चीज ये नोटिस की थी, जब मैं पाकिस्तान मिंट में मेरी मुलाकात हुई तो मेरी कॉइन्स में दिलचस्पी बढ़ी थोड़ी। सही। और मैंने हिस्ट्री जो है कॉइन्स की वो स्टडी करनी शुरू की। और मैंने एक चीज ये नोटिस की है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में उन्होंने किया ये है कि उनके जो बादशाह और उनकी मुमलिकतें होती थी, उनके जमाने के जो मुरव्वज सिक्के थे, तो वो जाहिर है बहुत कीमती होते हैं क्योंकि एंटीक होती है, एंटीक वैल्यू होती है उसकी, तो वो उसके रेप्लिकास तैयार करते थे। सही। अभी भी मतलब ये काम हो रहा है, इदारे हैं वहाँ कर रहे हैं। तो वो रेप्लिकास जो है वो बहुत ही सब्सिडाइज रेट के ऊपर फॉर कलेक्टर्स, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए वो सेल किए जाते हैं। तो वहाँ जब मैंने सर्च में डाला कि किसी मुझे मुस्लिम किसी हुक्मरान का या किसी मुमलिकत का मुझे कोई कॉइन नजर आया, तो नजर नहीं आया। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात की। तो मैंने बहरहाल उसके बाद थ्रू आउट हिस्ट्री मैंने स्टडी करना शुरू किया कि इस्लामिक कॉइन्स जो हैं वो मुस्लिम वर्ल्ड में कॉइन्स कैसे आए। सही। तो सबसे पहले हजरत उमर के दौर में उन्होंने सासानी दौर का एक सिक्का होता था जिसपे किंग की तस्वीर बनी होती थी, उसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखवाया, उन्होंने ओवर प्रिंट कराया, उसी पर स्टैंप लगाते थे ना। जी हाँ, उसी के ऊपर स्टैंप किया बिस्मिल्लाह। फिर अब्दुल मालिक इब्न मरवान खलीफा थे
गालिबन उमवी खलीफा थे, जी हाँ, 7वें उमवी खलीफा। तो उन्होंने सबसे पहला सेट ऑफ इस्लामिक करेंसी वो उन्होंने स्टैंप करवाई। सही। और यानी ये एक इतना बड़ा फर्क था। इसकी वजह ये थी कि इससे पहले रोमन्स जो थे उनकी करेंसी चलती थी, यानी मुस्लिम वर्ल्ड में भी उन्हीं की करेंसी जो है उससे कारोबार किया करते थे लोग। तो जब इन्होंने अपनी करेंसी इशू की है फर्स्ट टाइम, यानी दिनार भी और वो चांदी के और सोने के सिक्के जब इशू किए, तो ये इतना बड़ा एक इशू बना कि इसके ऊपर एक जंग लड़नी पड़ी उन्हें रोमन एम्परर के साथ, और उसको उन्होंने डिसाइसिव उन्होंने शिकस्त दी। और उसके बाद पूरी इस्लामी दुनिया में अब्दुल मालिक इब्न मरवान का सिक्का जो है वो चल पड़ा। सही। और उसी से तिजारत होती थी। तो उसके अलावा फिर अगर आप देखें तारीख में शेरशाह सूरी हैं जैसे, वो पहले मुसलमान हुक्मरान थे कि जिन्होंने रुपया इशू किया, जो कि आज पाकिस्तान से लेके और मेरे ख्याल है मलेशिया इंडोनेशिया तक की करेंसी है रुपया। और इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप ख्वातीन को बड़ी खुशी होगी सुन के, कि नूरजहां जो मलिका थी जहांगीर की, वो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन कि जिनका नाम सिक्के पे प्रिंट किया गया। अच्छा अच्छा। फर्स्ट वुमेन। सही। यानी शी वॉज नॉट एन एम्प्रेस हरसेल्फ, खुद मलका थी, मगर ये कि वो बड़ी डोमिनेटिंग मलका थी। हाँ, डोमिनेटिंग थी मगर हुक्मरान मुतलक नहीं थी वो। हाँ बिल्कुल। वो सेकंड सपोर्ट करती थी, सारे सजेशंस वगैरह। हाँ, तो बहरहाल वो है। उसके अलावा बाइलिंगुअल कॉइन महमूद गजनवी का। तो बहरहाल ये इस तरह जो कॉइन्स हैं इस्लामिक दुनिया के, मैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह उनकी कॉपीज जो हैं वो आप देखेंगे, बहुत जल्द देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये हिस्ट्री इतनी मजे की है कि मैं मजीद सुनना चाहूंगी, लेकिन क्या करूँ, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए गेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।